नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए मन्नू भंडारी द्वारा लिखी कहानी यही सच है। कानपुर। सामने आंगन में फैली हुई धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई है और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए तो यकायक मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज़ पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण मैं उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़रों से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर शायद मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज की बात है? हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में मन नहीं लग पाती। ये क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं। मेज़ पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन ही नहीं लग रहा। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी की ओर सरकते कांटे पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना। मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी ना एक ही हैं। यूँ ही महीनों शायद मेरी सूरत भी नहीं देखती, पर बच्चों को जब तब मेरा सिर खाने भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी। खट खट वही परिचित पद ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक से केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुरा कर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज़ पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज़ हो? रजनीगंधा की महक से सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज़ होकर, रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता। क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज़ करके आना अच्छा भी तो नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही चिंता नहीं है। पर कुछ कह नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कोई और समय होता तो मैं अपने आंचल से इन्हें पोंछ देती, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्करा रहा है। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखाएगा। वह जानता है जो है उसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल ना रहें तो ना पढ़ने में मन लगता है ना सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास करा देते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। यकायक
मुझे इरा की पत्र की याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे भूल गई। सुनो, इरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे यहाँ इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ, कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर यकायक ही उछल पड़ता है। यदि तुम्हें वहाँ जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए दीपा, मज़ा आ जाए। वह सड़क पर है, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस तरह प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज़ की किचकिच से तो मेरा मन ऊब गया है। कितनी ही बार सोचा है कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारा ख्याल हमेशा मुझे बांध लेता है। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपने प्रिय टेकरी पर जा बैठते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लग रहा है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे। मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्ख हो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है। क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो, आजकल ये इंटरव्यू आज तो सब दिखावा मात्र होते हैं। वहाँ किसी जान पहचान वाले से जाकर दबाव डलवाना। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इरा को छोड़कर मैं किसी को भी नहीं जानती। अब उन लोगों को कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय सी मैं कहती हूँ। और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजर गिराकर पूछता है, निशीत भी तो वही है? होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम ही भिन्नाकर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वह अब यही बात कहेगा। कुछ नहीं कहना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है। और मैं भभक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ, उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपट कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुढ़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है ये बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं हैं। चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता ही। फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भर कर एक बार चूम लेता है। वह भी जैसे उसका रोज़ का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी से निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश सी, खोई खोई सी। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखों पर मेज़ में लगे रजनीगंधा के फूलों को ही टकटकी लगाकर निहारती रहती हूँ। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं हैं, मानो संजय ही अनेकानेक आँखों से मुझे देख रहा है। सहला रही हैं वो पंखुड़ियाँ, मुझे दुलरा रही हैं, और अपने को यूँ असंख्य आँखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को एक बार यह बात बताई थी तो वह खूब हंसा था और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था,
कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। कानपुर। मैं जानती हूँ संजय का मन निशीथ को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि निशीथ से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है, और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया के निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन में दूसरा आधार मिल जाता है, उन सब को भूलने में एक भी दिन नहीं लगता। फिर तो यह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थीं, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थीं जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी मैं संजय को पाते ही निशीथ को भूल गई थी। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियाँ गूंजने लगीं। पर संजय है कि जब तब निशीथ की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्ना सा उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिलाकर अवश्य कहता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊँ कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की ओर अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की मित्रों की बातें करते हैं, या हम किसी और विषय पर बातें करने लगते हैं। पर इन सब का यह मतलब नहीं है कि हमें प्रेम एक दूसरे से नहीं है। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशीथ ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया, कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतनी कठोर दंड दे दिया। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती, नीच कहीं की। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ, और सच पूछो तो अपने को भाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूँ आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों के अपने को यूँ बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीथ का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। कानपुर। परसों मुझे कलकत्ता जाना है, बड़ा डर लग रहा है। कैसे क्या होगा, मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो? संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस की छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता है तो बड़ा सहारा मिल जाता है। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर भी लेती हूँ तो संजय सोचता है मुझे बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक, पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका
विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं इरा को ढूंढती हूँ। वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही मैं दूर दूर तक नज़रें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दिए मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत और भी बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, ओह, तुझे ना देखकर मैं घबरा रही थी। तुम्हारे घर भी कैसे पहुँचूँगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुँचती है, हुगली के जल को स्पर्श करते हुए ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। इरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुए हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ। बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती चलती ऊंची नीची इमारतों और चारों ओर वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है। और उस सबके बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर और कहाँ यह कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर देखे भी नहीं। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू से डरे। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। कभी कभी यूँ ही पत्र लिख देती हूँ। वही कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं आया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन ही रहती हूँ। इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने के बाद सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ। वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एक बार लगा कि उसकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को इरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशीथ दिखाई देता है। मैं सकपका कर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज़ पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, इरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब इरा देती है, मैं देख रही हूँ। निशीथ बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। क्या यह शौक चढ़ाया? उसका रंग स्याह पड़ गया है। वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती। हम लोग उठ पड़ते हैं। इरा को मुन्नू की चिंता सता रही है और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही हूँ। कॉफ़ी हाउस से धर्मतला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। इरा उससे बात कर रही है, मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे ही दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशीथ का यूँ मिलना ना चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशीथ। लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने पर दुख तो नहीं साल रहा इसे। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद लेने वाली ही होती है। पर मैं जानती हूँ कि यह झूठ है। ऐसा नहीं था। ऐसा ही था तो कौन उसे कहने लगा था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो। उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कट हो उठता है। यही तो वह व्यक्ति है जिसने मुझे अपमानित किया था, सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया जब वह मेज़ के पास आकर खड़ा हुआ।
तो मैं उसको क्यों माफ़ कर दी? मैं अपने आप को पहचानने से इनकार क्यों नहीं कर दी? ज़रा उसका खिसियाना तो देखती। वह कल भी आएगा, मुझे इसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, नफ़रत करती हूँ उससे। अच्छा है, आए कल, मैं उसे बता दूँगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूँगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ, और यह भी बता दूँगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही है कि 3 साल हो गए, अभी तक निशीत ने विवाह क्यों नहीं किया? करे ना करे, मुझे क्या? क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? कलकत्ता। नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। हीरा कहती है 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निशीत सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे लिए काम इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसे भी होगा यह काम मुझे दिलवाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे लिए ना आए। 8:45 के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा कि घर से थोड़ी दूर पर निशीत टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पैजामा। तो वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता, समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं है। उसे क्यों चक्कर काटते देख मेरा मन भी जाने कैसा हो गया है, और जब वह आया तो मैं चाह कर भी कट नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस की सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति हो रही थी मेरी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी, नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उससे साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय से बात करूं या संजय के बारे में बात करा दूं, पर बता भी नहीं सकी। सोचा कहीं यह सुनकर वह दिलचस्पी लेना कम ना कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। वह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख से बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते समय उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है कि इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसके पसीने को पोंछ देती और वह बिना किसी शर्म के मुझे बाहों में भरे बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता है और ठगी सी मैं देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं हैं तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय, तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए, किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया मुझे। कलकत्ता। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए थे वैसे नहीं दे पाई, पर निशीत ने आकर बताया कि मेरा चुनाव हो जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ कि यह सब निशीत की वजह से ही हुआ। ढलते सूरज की धूप निशीत के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीत इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने ना जाने कितने लोगों के एहसान लिए थे।
आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं? उसके साथ, उसके पास एक अजीब सी पुलक से मेरा मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी? या उसने जो कुछ मेरे साथ किया मैं उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह सब पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती तो मैं इरा की ओर देखती हूँ। यह प्रस्ताव की समर्थन करने में मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती हूँ। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आया, निशीथ को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ, किसको रिझाने के लिए ये सब हो रहा है? क्या यह निरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशीथ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियाँ सुर्ख हो जाती हैं। मैं चुपचाप ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशीथ बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय ना कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, ना ऐसी बातें करता है। जब भी उसे पूरा अधिकार है, वह बिना अधिकार से ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज़ नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलकमय सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुख से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल में मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज़ ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया है, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा के एक शब्द भी उसके मुँह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह देखकर भी जैसे यह सब नहीं समझ पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीथ ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता के साथ कह नहीं पाती हूँ कि साथ चलते इस व्यक्ति के सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूँगी। स्काई रूम। निशीथ टैक्सी वाले को आदेश देता है। ट्यून की आवाज़ के साथ मीटर डाउन हो जाता है और टैक्सी हवा में बातें करने लगती है। निशीथ बहुत सतर्कता के साथ कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में उड़कर फड़फड़ाता है। वह उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। वह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाह कर भी नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खींच भी हो आती है, पर मेरा मुख खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर मुझे फिर भी कुछ नहीं कह पाती मैं उससे। यह निशीथ कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूँ कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूँ सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं हैं, पर जाने क्यों किसी भी को भी बाहों की लपेट में लिए बिना मेरा मन ललक उठता है। मैं चाहती हूँ कि जब निशीथ बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बातें सोचना भी कितना अनुचित है। पर मैं क्या करूँ? जितनी द्रुत गति से टैक्सी चल रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति के साथ मैं बही जा रही हूँ अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर।
टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस तरह हड़बड़ाती हुई नीचे उतर पड़ती हूँ, मानो अंदर निषीद मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी, इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान होता है। उधर निषीद खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। यकायक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला है और कोई मुझे पकड़ न ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है। वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बैरा कोल्ड कॉफ़ी का गिलास और खाने की कुछ सामान रखकर चला जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निषीद कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होंठों की धड़कन महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुँह में लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वो क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वह बात आएगी। ना आए, यह कितना अस्वाभाविक बात है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो आध्यात्म पाठ सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलट कर देखने का साहस शायद हम दोनों में ही किसी के पास नहीं है। जो संबंध टूट गए, अब उन पर कौन बात करे। मैं तो कभी नहीं करूँगी, पर उसे तो करना चाहिए। तोड़ा तो उसने था, बात भी वही आरंभ करे। मैं क्यों करूँ? और मुझे क्या पड़ी है, मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं मैं इसे अभी संजय के बारे में बता देती, पर जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो? मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लगता, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूँ। शायद यह भी ऐसे ही वह भी खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके होंठ फड़फड़ा रहे हैं और स्टॉप पकड़े हुए उंगलियां कांप रही हैं। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो मैं क्या कह सकूँगी कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकती। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफ़ी पी ली तो यह मत समझ लो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात को भूल गई हूँ। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। पर यह क्या असह, अपमान जड़ित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याएं और चांदनी रातों की विचित्र चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठे मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन में विभोर किए देती थी। जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे हुए रहते थे, एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की ओर जाने कौन सी अंतर गहराइयों में डूब जाता है। निषीद मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है। छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए। मैं उसके स्पर्श से उसके मन के तारों को झंकृत कर देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता।
मन में प्रचंड तूफान, फिर भी मैं निर्विकार भाव से टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशीथ मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीथ मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी, ज़रा भी नहीं। पर वह कुछ भी नहीं कहता। सोते समय रोज़ की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करके सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। कलकत्ता। अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने क्यों भटकी हुई इधर उधर कुछ बता ही नहीं पाई। शाम को मुझे निशीथ अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर काफ़ी भीड़ भाड़ में चहल पहल में हमें यह स्थान अपेक्षाकृत थोड़ा शांत लगा था। सामने लेक के पानी से छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर का वातावरण कुछ विचित्र सा भाव खड़ा कर रहा था। अब भी तुम यहाँ आ जाओगी? मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं ये कह गई। कोई है जो मुझे कचोट डाल रहा था। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला जाती हैं। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ से जाने से मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर वह मेरा मुंह देखने लगता है। क्या? फिर भाव बदलकर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है। आगे के शब्द सुनने पर शब्द ही नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं यही देखती हूँ कि मानो कह रही हूँ कि तुम क्यों कह नहीं देते निशीथ कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीथ, कह दो। ये सुनने के लिए मेरा मन आकुल हो रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान भी कैसे सकती हूँ निशीथ? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शायद मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ भी नहीं कहोगे, सदा के तरह ही मितभाषी जो हो। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ। पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत, मौन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबूझे नहीं रह सकते। तुम चाहे ना कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस तरह टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात तुम इस तरह सोच रहे हो। तुम आज भी मुझसे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो कि आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफ़रत करती थी, उसी आधार पर कहीं तुमने मुझे अपने से नफ़रत ना करनी पड़े। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई है। कानपुर। मन में उत्कट अभिलाषा लिए हुए मैं निशीथ की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। इरा आई थी पर गाड़ी पर बैठाकर ही चली गई, या कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशीथ आएगा और विदा के उन क्षणों पर उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा भी थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने के जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता के साथ डिब्बों को झांकता निशीथ आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए था कि उसकी प्रतीक्षा में ही मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगा था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे ही
ऑफ करने के लिए यहाँ आ पहुँचा था। मन करता है कुछ ऐसा करूँ इससे उसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ। हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई। वह झाँकते हुए पूछता है, हाँ पानी वानी तो है। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हुए, मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएँ देख रही हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता, क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता। आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नज़र डालकर वह कहता है, मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर ही है कि जैसे अभी समय सरक रहा है। मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ, तुम ही चढ़ा दो। और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुँचने की खबर देना। जैसे ही मुझे कुछ निश्चित रूप से मालूम हुआ, तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी, फिर आंखें छलछला पड़ती हैं। गाड़ी एक झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी से कदम आगे बढ़ाता हुआ मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं समझ गई निशीथ, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुमने इस क्षणिक स्पर्श से कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशीथ को देखती रहती हूँ। गाड़ी के गति पकड़ने के साथ ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुझ जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों में मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई पड़ती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशीथ के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार जाती है और धीरे दूर होती जाती है। कलकत्ता की जगमगाती बत्तियाँ दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती हैं, पीछे छूटते जाती हैं। मुझे लगता है यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूँगी। इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय के किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशीथ से मिलकर हुआ। याद आता है, तुम निशीथ को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम में छलना के सारे जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशीथ को प्यार करती हूँ, और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूं। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया है, तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया है। जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया है, तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो कुछ भावना है, वो प्यार नहीं, केवल कृतज्ञता की भावना है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया जब अपने पिता और निशीथ को खोकर मैं चूर चूर हो गई थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा। मैं कृतकृत्य हो गई
और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर भरे क्षण, तन्मयता के वो पल जहाँ शब्द चुक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुम्बनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैं कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं कर पाई। तो ये थी कहानी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।